देखिए कांग्रेस के 8 जीते थे, सबको मालूम है, सारे कांग्रेस ही है। उसमें से 4 लोगों को ले जाया गया है। आपको मालूम है टेंडर वोट किसने दिए? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। नवरंग गुजर जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, उसको बनाया। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस को कैंडिडेट बनाया। एक बार फिर ये कहानी दोहराई गई। कांग्रेसियों ने फिर पाला बदल दिया। 2020 में शुरू हुआ पाला बदलने का सिलसिला जिला पंचायत चुनाव में भी दिखा। भोपाल में ही 10 में से 8 समर्थक सदस्य होने के बाद भी बीजेपी यहां अपना अध्यक्ष बनाने में सफल हो गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर क्यों कांग्रेसियों ने पाला बदला? क्या बगावत और पाला बदलने का मर्ज कांग्रेस में स्थायी हो चुका है? ये सवाल अभी भी कांग्रेस की जहन में है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने 2 टूक कह दिया है कि अब उनके रहते एक भी बिकाऊ कांग्रेस में नहीं रहेगा। कांग्रेस ने तो कुछ को बाहर का रास्ता तक दिखा दिया और कुछ उनके टारगेट पर हैं। और मेरे रहते हुए इनको मैं कांग्रेस में घुसने नहीं दूंगा। हमको बिकाऊ नहीं चाहिए, टिकाऊ माल चाहिए। तो ये 2023 टिकाऊ बिकाऊ दिखाई देगा? बिल्कुल, केवल टिकाऊ लोगों को टिकट मिलेगा, बिकाऊ पे कोई भरोसा नहीं। फूल छाप कांग्रेसी कल 4 निकाल दिए ना। कल जिला पंचायत के चुनाव के जब 4 लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उनको निकाल दिया। और शहरी क्षेत्र में, चाहे भोपाल हो, चाहे उज्जैन हो या कहीं भी, इसमें जिन्होंने इस तरह का काम किया है, कांग्रेस के खिलाफ काम किया है, जिन भी नेताओं ने, कितने बड़ा नेता हो, इन सबको भी निकाला जाएगा। ये स्ट्रिक्ट आदेश हैं आदरणीय कमलनाथ जी के कि जिनने भी गड़बड़ी की है इन चुनावों, इनको भी निकाला जाएगा। हैं लोग टारगेट पे हैं। भले ही कांग्रेस बिकाऊ और टिकाऊ का राग अलापे, खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए खुद को दोषी नहीं मानती। हालांकि पीसी शर्मा ने कुछ कांग्रेसियों को फूल छाप कहकर बीजेपी को बोलने का मौका जरूर दे दिया है। वो छिंदवाड़ा में जीत गए जिला पंचायत, तो वहाँ हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई, वहाँ बिल्कुल राम राज्य आ गया था और राम राज्य से वो वहाँ पर जीत गए। सदस्यों को बंदी बना लिया था। 3 सदस्य थे एससी के लिए आरक्षित था, तो तीनों को बंदी बना लिया कि दूसरा सदस्य हमारे पास थे, पर तीनों को बंदी बना लिया। तो जहाँ 8 जगह कांग्रेस मान लो जीत गई है, तो वहाँ क्या हार्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस जीती है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दल बदलुओं के लिए पार्टी में अब कोई जगह नहीं बची है। लेकिन ये तय है कि उपचुनाव से शुरू हुआ ये बिकाऊ और टिकाऊ का नारा 2023 तक ऐसे ही गूंजने वाला है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस क्यों इस मर्ज की दवा नहीं ढूंढ पा रही है? कांग्रेस में फिल्टर का काम आखिर कब तक चलेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ये मर्ज जाता क्यों नहीं। बात सही है, कुछ मर्ज ऐसे होते हैं और मर्ज का यहाँ जो मतलब है वो मर्ज से है उस बीमारी से जो कई बार वो बीमारी नहीं होती जो शरीर को लगती है। ये बीमारी एक आदत के रूप में हमें पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, छोड़ती ही नहीं। देर से उठना, सुबह काम में हमेशा एक आलस्य का भाव रखना, अत्यंत सत्य बोलना, उसमें तो नुकसान है ही नहीं, लेकिन अत्यंत या मध्यम या छिप छिप कर झूठ बोलना, ये भी एक आदत होती है। तो इस तरह की आदतें बहुत परेशान करती हैं और कांग्रेस को भी ये आदत, तो मैं नहीं कहूँगा, प्रवृत्ति शब्द यहाँ ज़्यादा उपयुक्त है, टेंडेंसी। ये सही बात है कि धनासक्ति, प्रभाव शक्ति और शीर्ष की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति हम सब में पाई जाती है। कोई ये कहता है कि मुझे धन का मोह नहीं है, तो उसमें कितनी सत्यता है आप और हम समझ सकते हैं। लेकिन धन का मोह कितना होगा? आप अपना परिवार छोड़ देंगे, आप अपना कुटुंब छोड़ देंगे और ये कह देंगे कि जिस पार्टी में आपने जन्म जिंदगी से जीवन बिताया है, परंपरा से, आप कह देंगे इस पार्टी में अब कुछ अच्छा रहा नहीं। और जबकि आपके साथ कोई अपमान की भी घटना नहीं है कि चाणक्य की तरह आपको शिखा खोलने की आवश्यकता हो कि साहब मेरा तो बड़ा अपमान किया गया, विभीषण की तरह मेरे सीने पर रावण ने अपने पैर से प्रहार किया और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता नीचे गिरा, इस पार्टी में मैं क्यों रहूँगा। वैसी भी घटना हो तो मैं नहीं कहता जस्टिफाइड है, लेकिन फिर भी जब विभीषण ने भाई का ही घर छोड़ दिया तो फिर बात अलग है।
लेकिन कई लोग तो अचानक एकदम सुबह उठते हैं और उन्होंने कहा नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा है, ते मजो नहीं आ रहा है गुरु ने, बहुत सारी कमियां हैं पार्टी में, चलिए यार अपन चल दिए। और दूसरी तरफ जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। और ये किसी पार्टी का नाम भूल जाइए, उधर कांग्रेस होगी तो उसका भी दिल दरिया की तरह होगा, समाजवादी पार्टी होगी तो उसका भी दिल दरिया की तरह होगा। ये तो कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो आप अपना घर संभालिए ना साहब, मूल मुद्दा तो ये है, आज इसी पर बात करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और पॉलिटिकल बीट को मजबूती से देखने वाले हमारे साथी। बहुत स्वागत है मनोज आपका। अजय सिंह यादव जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, बहुत स्वागत है उनका भी। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री, प्रखर युवा बीजेपी के नेता, उनका स्वागत है। मनोज जी, आप किस तरह से देखते हैं कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और हम खड़े खड़े वक्त के लुटे लुटे, मुझे पूरा गाना माफ़ कीजिएगा याद नहीं है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। आपके सामने आपका जो भी प्रत्याशी आप मान रहे थे कि ये होगा, वो प्रत्याशी दौड़ता हुआ निकल जाता है और आप पीछे गुबार देखते रहते हैं। जाहिर तौर पर इसके पीछे बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे कारण काम करते हैं, लेकिन मूल रूप से उस व्यक्ति के अंदर इतनी मजबूती क्यों नहीं, अगर ये दावा है कि वो तो हमारा है। जी देखिए शरद जी, याद होगा आपको, जुदेब ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही थी, लेकिन बाद में अब चीज़ें बदल गई। अब वही यहाँ दिखाई दे रहा कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। आरोप इस तरह के हैं, लेकिन ये दरअसल जो स्थितियाँ दिखाई दे रही है वो 2023 उसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि असर है 2023 का। और दोनों ही दल ये चाहते हैं किसी भी तरह जनता के बीच में ये मैसेज दे पाए कि आगे तो हम ही हैं। पर ऐसे आगे आना और इस तरह से राजनीति की दिशा बदल देना, ये ज़रूर निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाला है। कल का जो वाकया हमने देखा, उसी तरह छतरपुर में भी कांग्रेस के तरफ से ऐसी बातें आई है कि वहाँ गए थे भारतीय जनता पार्टी के बनकर, लेकिन बाहर आए तो वो कांग्रेस के बन गए। हमने भोपाल में देखा, गए थे बीजेपी का कांग्रेस का बनकर, बाहर आए तो वो बीजेपी के बनकर लौटे। तो ये चीज़ें 2023 के पहले की एक वानगी इसको कह सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन लोटस का एक दूसरा रूप जरूर कल देखने को मिला, उसी तरह का माहौल था। वही सब चेहरे दिखाई दे रहे थे जो उस समय थे, चाहे हम भूपेंद्र जी की बात करें या फिर विश्वास सारंग की, दिग्विजय सिंह जी, वही सब चीज़ें दिखाई दे रही थी। लेकिन इस चुनाव में इतना इस कल के जो माहौल के बाद ये ज़रूर है कि दिग्विजय सिंह एक अलग चेहरा बनकर उभरे हैं। और दिग्विजय सिंह वर्सेस भूपेंद्र सिंह को भी हम कहेंगे, वो भी एक अलग तरह की राजनीति के खिलाड़ी बनकर दिखाई दिए हैं। और ये चिंता बढ़ाता है और आगे की राजनीति की तरफ बहुत कुछ इशारा करता है। तो ये आपने एक इस पहलू की तरफ इशारा किया है। लेकिन जिस तरह की एक मजबूती बीजेपी में इसको लेकर दिखती है, वहाँ प्रलोभन के आगे मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ तकरार, रार, मनमुटाव के बाद भी, जिस तरह से तमाम चीज़ों के बाद भी पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी का नेता अपनी डगर बदलता नहीं है, ये शायद एक कार्डर बेस्ड पार्टी का और एक खुले मन की और खुले आंदोलन की पार्टी का अंतर है। इसको इस रूप में ही देखना ज़्यादा उचित होगा। बहरहाल अजय सिंह जी इस पर क्या राय रखते हैं, फिर मैं रजनीश जी की तरफ चलूँगा। देखिए शरद जी, जिस तरह से नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव परिणाम आए, ये पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता का जनादेश लेके आए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत तेजी से बढ़ा है। 2023 के लिए कांग्रेस निश्चित ही सफल होगी। अब जिला पंचायत अध्यक्ष या जनपद अध्यक्ष के परिणामों में हेर फेर करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है। भोपाल में 10 में से 8 सदस्य हमारे थे, लेकिन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। किस तरह से बनाया, लेकिन इससे जनादेश भाजपा के पक्ष में नहीं हो जाता है। वो 8 सदस्य जनता के बीच में कांग्रेस के प्रतिनिधि की तरह थे, जो कई सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। जनता उन्हें कांग्रेस के नेता के रूप में जानती थी, उसी रूप में वो चुनाव जीते। और 3-4 लोगों को आपने किस तरह से अपने पक्ष में कर लिया, उससे आपने अध्यक्ष तो बना लिया, लेकिन जनादेश आपकी तरफ नहीं गया है। उसी तरह से कई जगह आपने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया। सिवनी में हमारे 8 सदस्य थे, आपके 3 थे, आपने हमारे प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया। शिवपुर में तो हमारे 6 सदस्य थे, 2 को पुलिस ने गायब करवा दिया, मतदान में हाजिर ही नहीं हो पाए। वो
बीजेपी के 5 सदस्य थे, हमारे 4 लोग वोट डाल पाए, आप चुनाव जीत गए। लेकिन जनता ने 6 हमारे जिताए थे, सिवनी में 8 हमारे जिताए थे। उसी तरह 3 जगह टाई हुई और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो वो भारतीय जनता पार्टी की कैसी जीत है? उमरिया में तो हमारे जीते हुए प्रत्याशी की पर्ची फाड़ के फेंक दी गई और सामने ही दूसरी निकाल दी गई प्रशासन ने, स्पष्ट तौर पर वहां पर कलेक्टर ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रशासन तंत्र और जनादेश का अपमान कर रही है धन बल लगाकर। इस तरह की परिस्थितियां भाजपा की जीत नहीं हो सकती है। उन्हें सोचना पड़ेगा जनता वोट क्यों नहीं देती है। जनता आपके साथ होती तो भोपाल में 8 सदस्य आपके जितवा देती, सिवनी में आपके सदस्य जितवा देती, श्योपुर में जितवा देती। जनता ने तो आपको खारिज किया और जो आपकी तरफ चले गए वो केवल 4 व्यक्ति हैं। जनादेश कांग्रेस के साथ था, जनादेश कांग्रेस के साथ है और 2023 में जनादेश कांग्रेस के साथ होगा। अजय जी, लेकिन आपके तमाम कांग्रेस के आरोपों के बावजूद आप 5 जगह आपके मेयर हैं, 1 जगह आम आदमी पार्टी का मेयर है, 2 जगह बड़ी नज़दीकी संघर्ष की कहानियां हैं। और उज्जैन में एक ऐसी भी घटना हमने देखी, एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के कहने पर कि साहब अलाउ करिए, नहीं वोटिंग अलाउ की प्रशासनिक अधिकारी। एडीएम के सामने इस तरह की बात भी सामने आई कि साहब बड़ी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, फिर भी वो हुआ। मुझे लगता है कि तमाम इन चीज़ों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और बहुत दोनों ही पार्टियों से मुझे लगता है दोनों को ही सोचना चाहिए कि आप दोनों अपने अपने दायित्व निभाते हैं, सत्ता में विपक्ष में, लेकिन विपक्ष का स्वर अलग नहीं होना चाहिए। जी बोलिए। देखिए शरद जी, हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों पे किसी तरह का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो मैंने परिस्थितियों के साथ कोट किया। भोपाल में स्वस्थ सदस्यों के वोट टेंडर वोट से डाले गए, जबकि टेंडर वोट होता है अस्वस्थ लोगों के लिए जो फिजिकली फिट नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता डाल रहे हैं, परिजनों द्वारा डाले जाते हैं। आपके लिए रास्ते आगे भी खुले हैं। निर्वाचन आयोग में आपने इसकी शिकायत की ही है, हमारे साथ है, हमें दिक्कत नहीं है। और न्यायालय का रास्ता भी आपके लिए खुला है। अगर आप ये टेंडर वोट की प्रणाली को प्रश्नांकित कर रहे हैं, सवालों में खड़ा कर रहे हैं, न्यायालय सहमत होगा, निर्वाचन आयोग सहमत होगा, आपकी बात बिल्कुल आगे बढ़ेगी। रजनी जी बताइए सब। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की अगर त्रिस्तरीय पंचायतों के परिणामों की व्याख्या इस प्रकार की है और नगरीय निकाय चुनाव की परिणाम की व्याख्या इस प्रकार की है, तो ये बनी रहनी चाहिए। इनकी सोच, इनकी इस प्रकार की विश्लेषण की क्षमता को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक राजनीतिक दल जो लंबे समय तक शासन में भी रहा और एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर भी काम करता रहा है, उसकी अगर परिणामों का विश्लेषण इस ढंग का है तो मुझे लगता है कि वो बना रहे और वो नीचे से ऊपर तक इस प्रकार की चर्चा करते रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत जब चरणबद्ध चुनाव हुए तब हमने घोषित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया यहाँ हम जीते, इतने हम जीत कर आए। और आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की पत्रकार वार्ता में बहुत स्पष्ट तौर पर, यानी केवल सदस्य जीत कर आए थे, तब उस समय हमने 42 से अधिक जिला पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन जीतने की संभावनाएं रखी थी और वो सबके सामने थी। अभी आप जब इंट्रो दे रहे थे, कर रहे थे, तब उस समय आपने कहा था कि सुबह सुबह उठे और हमें लोगों के जो पार्टी अच्छी नहीं है और हमने पार्टी बदल दी। अभी जो जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के कार्यकर्ता कहे जाते हैं, उनसे जरा आप व्यक्तिगत बातचीत करेंगे तो वो ठोक कर कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को भी बन जाए पर हम फलाने नेताजी को नहीं बनने दें। ये सच्चाई है। और वो कांग्रेस के सिंबल पर चमके नहीं आए थे, वो अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को दांव पर लगा कर आए थे, व्यक्तिगत तौर पर चुनकर आए थे। हमारे तो कई सदस्य ऐसे हैं जो हमारे ही कार्यकर्ता को हराकर जीत कर आए। और मैं उदाहरण सहित बता सकता हूं, कई जिला पंचायतों में बता सकता हूं। तो मैं क्या कहूं कि एक भाजपा दूसरी भाजपा, मुझे लगता है इसको समझने की जरूरत उसी दृष्टिकोण से है जिस दृष्टिकोण से चुनाव हुए हैं। और जो मैं बात कह रहा हूं कांग्रेस के भीतर, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हार के भी जीत गए और वो किस संदर्भों में जीते, आज बहुत अच्छी व्याख्या श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कही है। आप पत्रकारों में से भी बहुत लोगों ने विश्लेषण किया है कि माननीय सुरेश पचौरी जी के समर्थक श्रीमती अवनीश भार्गव जी अध्यक्ष पद की दावेदार थी और उनको जिस प्रकार से पीछा छुड़ाना था वो सबके सामने है। और ये पूरा प्रोपेगेंडा जिस प्रकार से रचा गया और जीत के हार के जीते ऐसे
कि आज दिग्विजय सिंह जी चर्चाओं में कि वो संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तमाम प्रकार की बातें, ये व्याख्या पत्रकार कई जगह कई स्थानों पर कर रहे हैं। नगरीय चुनाव को भी नकारने का काम, जहां हम एवो 51% वोट शेयर लेके आए हैं सिंबल पर, 51% से अधिक नगर निगम में पार्षदों के, और जो हमारे 9 जगह हम जीते हैं वहां भी हम नगर पालिका का वोट शेयर, नगर परिषद का वोट शेयर, जब हम 51% के पास पहुंच रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इनको समझ में नहीं आ सकता। इनकी व्याख्या, इनको मुबारक हो, राहुल गांधी जी के पास भी इस प्रकार की व्याख्याएं करें, पर मध्य प्रदेश धोखे में नहीं आएगा। रही बात बिकाऊ और टिकाऊ की, तो भाई साहब बिकाऊ और टिकाऊ ये आपको तय करना है, पार्टी आप चला रहे हो। रजनी जी, तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। अभी मोदी जी की 2-3 चीज़ें बड़ी चर्चा में रही, देश में बड़ी बहस भी रही, और उसमें एक चर्चा ये थी कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की बात उन्होंने की कि हम पुल पुलिया बनाएं, सड़कें बनाएं, एयरपोर्ट्स बनाएं, और कुछ जगह बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की बात करते हैं, बिजली बिल, कर्जा माफ़, तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि आपकी पार्टी जिस तरह से नवाचारी प्रयोग कर रही है, और शुभकामनाएं आपको भी और कांग्रेस को भी, जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही, शायद आगे आपके यहाँ नियम बन जाए कि वास्तविक प्रताड़ित, पीड़ित दूसरी पार्टी से आने वालों को ही स्थान मिलेगा, प्रलोभन वाले जो हैं वो दूर रहें कृपया। जी नहीं, देखिए प्रलोभन का कारण कभी नहीं होता। मैं कई बार आपके चैनल पर कहा हूं, आपके समक्ष भी कहा हूं जी, जब भी तख्ता पलटे हैं या जब भी लोगों ने दल बदले हैं, तो उसके पीछे निश्चित तौर पर मान सम्मान का विषय रहा है, स्वाभिमान का विषय रहा है। आप पलट के पन्ना देखेंगे तो आपको ऐसे कई अध्याय लिखे हुए मिल जाएंगे। और मैंने जो कहा कि फलाने जी नहीं बनने देंगे, भले ही हम किसी को बनने दें, ये सामान्य बात नहीं होती साहब। अर्जुन सिंह जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है एक जगह, बड़ा सांकेतिक उनका कोट है कि नेहरू गांधी परिवार रूपी ये छाता है, ये कांग्रेसियों को धूप गर्मी बरसात से बचाता है। लेकिन धीरे धीरे इस छाते के नीचे इतने लोग इकट्ठे होते चले जा रहे हैं कि इस छाते के फटने की आशंका है, और फिर कांग्रेसियों के लिए ये भी संकट रहेगा कि कैसे बचेंगे। ये उन्होंने एक जगह रामशरण जोशी जी ने उसको शब्द रूप दिया है, उसमें ये कहा गया है। ये तय करना पड़ेगा लेकिन बीजेपी को भी, क्योंकि उसका बढ़ता कद, उसकी बढ़ती स्वीकार्यता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसकी बढ़ती मान्यता उन लोगों को भी अभी प्रेरित कर रही है जो दूसरे दलों से हैं, और वो ये देख रहे हैं कि इस पार्टी के छाते के नीचे उनका राजनीतिक भविष्य बहुत सुरक्षित है। लेकिन ये एक स्वाभाविक संतुलन को भी बिगाड़ने वाली घटना है, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि बीजेपी में योग्य कार्यकर्ताओं के लिए भी एक ये चुनौती। जी रजनी जी बोल लीजिए, फिर मैं अजय जी के केवल छोटी सी बात कहूंगा, जो आप चुनौती की बात कर रहे, छाता का उदाहरण दिया। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, नया हो पुराना हो, अब का हो तब का हो, और संगठन के प्रति निष्ठा, इसके साथ में कोई समझौता नहीं होगा। मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ, जी, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, इससे समझौता नहीं। एक आपको एंट्रेंस टेस्ट तो रखना पड़ेगा, पंचनिष्ठा को लेकर, एकात्म मानववाद के दर्शन को लेकर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय में वो क्या कहते थे, संगठन गढ़े चलो का अर्थ क्या है, एक आपको सर ये एक एंट्रेंस पेपर तो रखना पड़ेगा। और ये सारे जितने आपके नव आगंतुक मित्र हैं, इन सब से आपको पंचनिष्ठा से लेकर संगठन गढ़े चलो तक पर बुलवाना पड़ेगा। और जब ये धारा प्रवाह बोलने लगे, क्योंकि देखिए बीजेपी को 27-28 वर्षों में हमने जिस तरह एक पत्रकार की तरह देखा है, ये पार्टी बाहरी डीएनए को लेकर बहुत, मैं ये नहीं कहता सशंकित है, लेकिन इसका डीएनए ऐसा है कि इसमें घुलना मिलना आसान नहीं है। जी अजय जी आप बोलिए। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के तर्कों से सच्चाई नहीं बदल सकती। रजनीश जी की स्वयं की बातों में विरोधाभास है। हमारे अध्यक्ष ने कहा था 42 अध्यक्ष हम जीत रहे हैं, फिर आपके तो भोपाल, शिवपुर, धार, उमरिया मिलाने के बाद भी 42 नहीं हुए, तो उस दिन कैसे 42 जीत रहे थे आप? भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश में 850 में से केवल 360 जिला पंचायत सदस्य जीते थे, जो आपने अधिकृत सूची जारी करी थी। यही सच्चाई है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
कौन सी विचारधारा? कल सुबह तक जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की पत्नी है वो कांग्रेस की नेता, और आप कह रहे हैं हमारी विचारधारा से हमने उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की नाटक नौटंकी की राजनीति है जो जनता समझने लगी है। आपको केवल सत्ता चाहिए, जनता आपको 23 में ऐसा सबक सिखाएगी कि किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं चलेगा। मनोज, एक फिलॉसफी से जुड़ा सवाल है, क्या लोग भी ये मानते हैं कि ये सियासत है, यहाँ सब चलता है? क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस का बड़ा इसको लेकर एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है, ख़ास तौर से 19-20 के बीच में जब उसकी सरकार गिरी 14 महीने के बाद, तो जो 27 सीटों के उपचुनाव हुए उसमें ये नारा बहुत ताकत से जनता के बीच उछाला गया और सीधे जनता के बीच ही जाना था कांग्रेस को और बीजेपी को कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस मिजरेबली फेल रही, लेकिन जैसे नतीजे एक्सपेक्टेड थे वो नहीं थे, और 19 सीटें जहाँ तक मुझे याद आता है बीजेपी ने लेकर जनता का अभिमत जनादेश हासिल किया और अस्थिर सरकार की छवि से बाहर निकलकर एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के क्षेत्र में प्रवेश किया। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति में ये सब चलता है? ये परसेप्शन जनता के बीच में भी स्थापित है, यहाँ बैठकर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन जनता के लिए महत्वपूर्ण यही है कि एक मजबूत सरकार हो, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, स्थिर सरकार हो, खींचतान नहीं हो, सारी चीज़ें बहुत सुस्पष्ट हों, क्लियर हों, अच्छी लीडरशिप हो, मजबूत लीडरशिप हो। जी देखिए, संगठन गढ़े चलो, जैसा आप कह रहे थे, संगठन गढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, लेकिन अब लगता जरूर है कि सत्ता की तरफ बढ़े चलो, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। और जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अब जनता भी इस बात को मानती है। जनता बहुत समझदार हो गई, वो जानती है कि सत्ता किसकी है, केंद्र में किसकी है, राज्य में किसकी है, क्या हम उस तरफ विकास की तरफ जाएंगे या जो काम की हम उम्मीद कर रहे हैं वो कर पाएंगे। आप कैसे सत्ता में बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता आपकी बन जाए ये महत्वपूर्ण है। शायद ये जनता भी समझ रही है और इसको समझाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की मैसेज देना चाहती है कि लोग तो हमारे साथ। अब फूलछाप कांग्रेस की यदि बात हो रहे हैं और आप लगातार कांग्रेस के लोग जाते रहेंगे, जिस तरह कांग्रेस ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, तो फिर आगे चलकर आएगा कौन? कार्यकर्ता कौन दिखाई देगा? आप बाहर करते रहिए, वो बाहर जाते रहेंगे क्योंकि वो लेने के लिए बैठे, जैसा कह रहे हैं। आज भूपेंद्र जी भी इस बात को कह रहे थे कि हमारे पास तो लाइन लगी हुई आने वालों की, उनको लग रहा है कि फुलछाप कांग्रेसी है, तो हम ऐसा नहीं मानते, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन जो कार्यकर्ता गढ़ने की बात भारतीय जनता पार्टी में कही जा रही थी, वो जरूर कहीं उस पर बात होती। लेकिन 51% वोट शेयर जिसका रजनीश जी ने भी जिक्र किया है, यदि वो बढ़कर और 54 की तरफ बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सब बातें कह सकते हैं, जनता को समझा सकते, क्या वो समझ रही? आपने जिक्र किया उपचुनाव का, उपचुनाव में 19 सीटें जीत कर आ गए, यानी वो मुद्दा टिकाऊ और बिकाऊ का तो आपका नहीं चला, अभी भी टिकाऊ बिकाऊ की बात हो रही। तो ये कब तक? क्योंकि जनता सीधे तौर पर ये समझ रही है कि सरकार से किसको लाभ मिल सकता, हमें कैसे मिल सकता, अब सरकार किसकी बन रही है वो समझ रही है। और इसके तरफ कम से कम कांग्रेस को देखने की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी 2023 से पहले। रजनीश जी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि बीजेपी अपनी रीति नीति, अपने मान बिंदु और अपने मानदंडों पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन क्या ये कांग्रेस मुक्त एक जो भारत का नारा आया था, ये उसकी एक जिद है कि जहां भी आपने देखा है कि कांग्रेस की एक लीडरशिप है या उसके भीतर कहीं कोई संघर्ष है, या वो किसी अन्य राज्य में भी है, जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कहते नजर आए कि दिल पे पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। तो कुर्बानी और त्याग की नज़ीरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या बीजेपी एक बड़े मतलब उसने, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, लेकिन उसने राजनीति के इस कड़वे सच को भी स्वीकार किया है कि अगर अपने प्रतिद्वंदी से निपटना है तो साम दंड भेद आवश्यक है। देखिए, मैं ये उल्टी बात शुरू करूंगा, सिद्धांत को ताक पर नहीं रखा, बल्कि सिद्धांत की खातिर हम इस प्रकार की नीति पर आगे बढ़े। और जब व्यापक उद्देश्य हो, व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का जो विषय आपने कहा या असम का विषय है या तमाम दूसरे राज्यों के भी आप जिक्र कर सकते हैं, ये कई लोग ऐसे हैं जो भारत माता को माता मानकर और इस प्रकार का संबंध रखते हैं, उसी प्रकार का विचार रखते हैं। हमारी कोई मार्क्स की विचारधारा थोड़ी है जो दूसरे देश से आई, हमारी देशज विचारधारा इसी देश की विचारधारा है, और इसी देश की सांस्कृतिक विचारधारा जो है वो हमारी विचारधारा है। हम अलग से कोई अध्याय लिख के तय करी हुई विचारधारा कोई हमने अलग से कोई बैठक करके तय की हो, ऐसी नहीं।
जो सत्य सनातन शाश्वत काल से चली आई है वही हमारी विचारधारा है। इसलिए जो इसको स्वीकार करता है वो हमारा अपना है। हाँ, मैंने बार बार कहा, मैं हर बार कहता हूं कि संगठन निष्ठा बड़ी है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे विपक्षियों का घनघोर जो विपक्षी विचारधारा के वामपंथी वो भी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये अपने विचारधारा के मुद्दों पर अडिग ज्यादा हैं और उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। तो इससे समझौता तो होने वाला नहीं है। जो बात दूसरे दलों से आने वालों की है, ये एक प्रकार का अनुपात है। आप उठाकर पिछले जिला पंचायत चुनाव को देखेंगे, इसी भोपाल में नागर साहब जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, और पहले देखेंगे अलग अलग जिलों के भी किस्से हैं। तो कोई भाजपा कांग्रेस, ये अलग प्रकार का चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत का होता है, जिसको उसी मैंने कहा ना उसी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। जी अजय जी, देखिए शरद जी, भारतीय जनता थोड़ा पार्टी आगे की भी बात हो जाए सर। बिल्कुल, मुझे लगता है कुछ अपनी फिलॉसफी पर बात हो जाए, 2023 की तैयारी पे बात हो जाए। दावे प्रतिदावे हो चुके, जो होना था वो घट चुका, अब है 2023 की बात। बिल्कुल 2023 की बात है। भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत, विचारधारा कुछ भी नहीं है, जनता समझ चुकी है। आपकी विचारधारा कल संघर्ष कर रही थी भोपाल में कांग्रेस के नेता को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, तो ये विचारधारा जनता को दिखती है। मैं नहीं, विचारधारा ये जनता देख रही है। तो 2023 में भी जनता हमारे साथ है। आप विचारधारा के नाम पर जनता को त्रिदेव, पन्ना प्रमुख, तरह तरह के झुंझुने पकड़ाते हैं, लेकिन जनता आपको जिताती नहीं है। 5 साल पहले आपने मनमोहन नागर का उदाहरण दिया, 5 साल बाद फिर 8 मेंबर कांग्रेस के जीत जाते आपके 8 मेंबर, तो हम मान लेते कि आपकी विचारधारा को स्वीकार किया। तो भोपाल की जनता ने आपकी विचारधारा को फिर खारिज किया, और 18 की तरह ही 2023 में प्रदेश की जनता आपको फिर खारिज करेगी। अब की बार 150 से ज्यादा सीटों के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जवाब दे लीजिए, आपको तोड़फोड़ का मौका देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर कांग्रेस परिणामों का विश्लेषण इस प्रकार करती है तो मुझे तो खुशी है कि वो विश्लेषण इस प्रकार का करें, पर जमीन की सच्चाई आपको आंकड़े दिखाएंगे। और जो आंकड़े सिंबल पर चुनाव हुए हैं, अगर आप 2023 का इस प्रकार से विश्लेषण करेंगे तो वो भी बताते हैं। 7 में हार गए, 16 में से 7 हार गए, कौन सी जीत की बात कर रहे हैं? सिंबल पे आप 7 में हार गए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वोटों से जीते हो। गोपाल भार्गव जी ने बंसल न्यूज से एक इंटरव्यू में ये बात कही। ये 1980 की बात है, जब बीजेपी के लिए कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे, और कुशाभाऊ ठाकरे जी ने, ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, ये कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा कि तुम जीत जाओगे। उन्होंने कहा हाँ साहब, मैं निकाल लूँगा सीट, और मेरा एक साथी और है बुंदेलखंड में, इस सीट के लिए आप और दे दीजिए टिकट। तो उन्होंने कहा पहले तुम तो जीत जाओ, फिर आगे बढ़ना। देखिए, ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाना, ये आध्यात्मिक रूप से भी स्थापित तथ्य है और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी स्थापित सत्य है। आप अपनी पीड़ा का बार बार स्मरण करेंगे और उसे अपनी शक्ति नहीं बनाएंगे तो शायद वो आपकी कमज़ोरी बन सकती है। ये सही बात है कि आप जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, और 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय कई चुनौतियों से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में संगठनात्मक स्तर पर जूझ रही है। मध्य प्रदेश फिर भी मैं कहूँगा भाग्यशाली है, जहाँ कमलनाथ जी जैसा मजबूत लीडर है, पड़ोसी राज्य भूपेश बघेल, और पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी एक लीडरशिप है। लेकिन इन 3 राज्यों को छोड़ दें आप, तो आपको याद करना पड़ेगा कि वहाँ कौन प्रदेश अध्यक्ष है, कौन मुख्यमंत्री पद का अगले चुनाव में दावेदार है। इन चुनौतियों के बीच में कांग्रेस को अपनी उन चीज़ों को रिकलेक्ट भी करना है, अपने दर्द पर मुस्कुराना भी है, और उसको अपनी शक्ति बनाना भी है, और मजबूत भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने के लिए बिना किसी पूर्वग्रह, बिना किसी दर्द के एक शक्ति के साथ खड़ा होना भी आसान नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी जो आज देश के 60% से अधिक भूभाग में शासन कर रही है, उसने इसी दर्द को अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता अख्तियार किया है। 13 दिन की सरकार से लेकर लंबे लंबे चुनौतीपूर्ण स्पेल से लेकर, जिसमें 2004 का एक जबरदस्त लोकसभा चुनाव भी शामिल है, जहां इंडिया शाइनिंग का नारा नहीं चला था। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए अफसरनामा रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जी के साथ। नमस्कार।
मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी।